Hello everyone and welcome to Arpita Sharma classes. My name is Apala and I am your educator of modern history. आज की क्लास में आपका वेलकम करती हूँ with a very important topic for the prelims as well as mains examination of UPSC. टॉपिक का नाम है स्वराज स्ट्रगल. Just a second. Yeah. टॉपिक का नाम है स्ट्रगल फॉर स्वराज 1927 से लेके 1947 तक के जो इवेंट्स हुए थे जिसके वजह से हमें आज़ादी मिली थी, इसको आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं. ठीक है, सिंस ये हमारे मैराथन की लास्ट क्लास है तो मैं चाहती हूँ कि आप पूरा फर्स्ट से लेके लास्ट वीडियो को देखिए. अपार्ट फ्रॉम दैट ज्योग्राफी के भी कुछ वीडियोस हैं, उनको भी आप देखिए एंड डेफिनेटली यू कैन एक्सपेक्ट सम क्वेश्चन फ्रॉम दीज videos. तो let's get started, but before that आपके लिए एक important announcement. You know what? Actually, Unacademy Compact, the most competitive gamified UPSC CSC battle, held on every Sunday सुबह 11 बजे. And for that, what you can do is enroll for free. Link is in the description box below the video. And हाँ, use the code ARPITA10. इससे क्या होगा, यू विल बी एबल टू अनलॉक द प्लस एक्सपीरियंस फॉर फ्री एंड स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम द बेस्ट. अब क्वेश्चन ये है हाउ टू एनरोल फॉर द क्विज एंड दैट फॉर फ्री. जस्ट डाउनलोड द अनअकैडमी लर्निंग ऐप, रजिस्टर या फिर साइन इन ऑन द ऐप. इसके बाद select the goal that is UPSC CSC. Click on the link above and then on the enroll now. When promoted, please enter a code that is ARPITA10. जिससे कि आपका जो फ्री प्लान है वो एक्टिवेट हो जाए. आपको पता होगा that Unacademy Compact is a battle to challenge thousands of learners and with exciting rewards and prizes. It's India's biggest weekly competition for UPSC CSC. Can you imagine? Biggest है. Extensive quizzes हैं, 60 questions होंगे from economy, polity, environment, science and tech, geography, history. And these questions are curated by Unacademy's best UPSC CSC educator. So hurry up guys. आइए अब हम लोग जाते हैं अपने टॉपिक पर. तो शुरुआत करते हैं साइमन कमीशन से. इससे पहले की घटना हमने जो है देखी हुई है लास्ट क्लास में जब हमने पढ़ा था स्वराज फ्रॉम स्ट्रगल फॉर स्वराज 1919 से लेके 1927 तक. अब इसके आगे पढ़ते हैं. तो देखो हुआ क्या था. जस्ट अ सेकंड. साइमन कमीशन, हाँ, ओहो या हुआ क्या था कि साइमन कमीशन जो है वो आते हैं हमारे देश में इन द ईयर 1927. ठीक है, होता क्या है कि ये जो कमीशन है साइमन कमीशन, इसका दूसरा नाम है इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन. ठीक है, ये बेसिकली ग्रुप था 7 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, जिसके चेयरमैन थे आपके सर जॉन साइमन. इन्हीं के नाम पे कमीशन का नाम भी रखा गया था. ये कमीशन जो है इंडिया में आता है 1928 में. क्यों आता है? ताकि ये स्टडी कर सके कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म ब्रिटेन के लार्जेस्ट एंड इम्पोर्टेंट पोजीशन में. बिकॉज इंडिया जो था वो ब्रिटेन के अंडर था, हम लोग जानते हैं. तो इसके अंदर क्या करे, रिफॉर्म कर सके, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स वगैरह कर सके. बिकॉज इंटरनेशनल कांग्रेस बन चुकी थी, मुस्लिम लीग बन चुकी थी, काफी सारे मूवमेंट्स हो रहे थे. तो सप्रेस करने के लिए लोगों को हैप्पी करने के लिए इस कमीशन को भेजा गया. और इसका नाम क्या पड़ा बता चुकी हूँ. इस कमीशन के जो चेयरमैन थे उनके नाम पे पड़ा. अब हुआ क्या था ना, देखो जब साइमन कमीशन आया था आपको पता होगा इसका बहुत विरोध हुआ था. और यही साइमन कमीशन है जिसको गो बैक के नारे दिखाए गए थे, ब्लैक फ्लैग दिखाया गया था. इतना ही नहीं, इस कमीशन का जो है प्रोटेस्ट करते करते लाला लाजपत राय की डेथ हो गई. बिकॉज वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनके ऊपर लाठी चार्ज हुई और इतनी ज्यादा उनको इंजरी हुई कि ही डाइड. ठीक है, अच्छा अब देखिए इसमें क्या था ना कि जब साइमन कमीशन आया तो इंटरनेशनल कांग्रेस ने तो इसको रिजेक्ट किया ही क्या, मुस्लिम लीग ने भी किया. जो इम्पोर्टेंट लीडर थे लाइक गांधी जी, जिन्ना, जवाहरलाल नेहरू, सबने इसको जो है इसका जो है विरोध किया. ठीक है, अब क्वेश्चन है ऐसा क्या था साइमन कमीशन के अंदर कि लोगों ने इसका विरोध किया. तो देखिए साइमन कमीशन ने कुछ रिकमेंडेशन दिए थे. ऑब्वियसली बात है वो रिकमेंडेशन किसी को पसंद नहीं आए थे. तो वो क्या था, पहला रिकमेंडेशन ये था कि हम जो है डायरार्की को
अबॉलिश कर देंगे, जिसको 1919 में लागू किया गया था मॉन्टेगो क्लेमेंसम रिफॉर्म के द्वारा, मैं बता चुकी हूँ लास्ट क्लास में। तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, अबॉलिश कर देंगे। एंड जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी मिनिस्टर की, वो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के प्रति होगी, उसको लार्ज कर देंगे। ठीक है। दूसरा पॉइंट ये बोल रहा था कि स्पेशल पावर फॉर सेफ गार्डिंग ऑफ प्रोविंस एंड प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज कम्स अंडर द गवर्नर पावर। अब यहाँ पे क्या बोला है कि जो स्पेशल पावर होंगी जिससे कि आप प्रोविंस को सेफ गार्ड करोगे और माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करोगे, वो पावर होंगी गवर्नर के पास। ठीक है। फिर क्या आता है कि रिप्रेजेंटेशन होगा प्रोविंस का और अदर कॉन्स्टिट्यूटेड एरिया का ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या के आधार पे हम लोग रिप्रेजेंटेशन करेंगे फेडरल असेंबली के अंदर। ओके, जो सेंटर में होगी उसके अंदर किसके बेसिस पे, जनसंख्या के बेसिस पे। फिर कहता है कि हम लोग जो है, मतलब उन्होंने क्या रेकमेंड किया कि डोमिनेंट स्टेटस होगा जो बर्मा देश है उसके लिए, एंड उसके बाद उसका खुद का कॉन्स्टिट्यूशन भी उसको दिया जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि रिकमेंडेशन करा था कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट कुड नॉट बी चूजन ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट इलेक्शन। मतलब जो रिप्रेजेंटेशन करेंगे लोग काउंसिल ऑफ स्टेट का, उनका जो है डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होगा, बल्कि इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा, और वो होगा प्रोविंशियल काउंसिल के द्वारा। ठीक है, जो आजकल के जमाने का प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जो मॉडर्न वे का होता है उसके आधार पे होगा। तो ये सारी बातें जो है जो कांग्रेस है मुस्लिम लीग ने एक्सेप्ट नहीं की, बिकॉज मुस्लिम लीग को सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए था और कांग्रेस को चाहिए था कि जो है क्या बोलते हैं, उनको डोमिनियन स्टेटस चाहिए था, उनको रिप्रेजेंटेशन चाहिए था, तो वो सब था नहीं इसमें। सो दैट इज वाई इस कमीशन का बहुत ज्यादा विरोध किया गया। ठीक है। इसके बाद आते हैं सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट पे। तो सबसे पहले इसके नाम से जानते हैं। देखो, सिविल का मतलब क्या होता है, सिविल का मतलब आम नागरिक मान के चलिए। ठीक है। और डिसोबीडिएंट का मतलब होता है, एक सेकेंड, डिसोबीडिएंट का मतलब होता है कि आप जो है बात नहीं मान रहे हैं। तो इस मूवमेंट में क्या किया गया था, सिविल ने, जो जनता थी उसने क्या किया था, उसने बात नहीं मानी थी। किसकी? ऑब्वियस ये बात है, ब्रिटिश हुकूमत की। तो सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट जो था ये चालू हुआ था सॉल्ट सत्याग्रह से। अब सॉल्ट सत्याग्रह क्या था? देखिए, गांधी जी ने क्या किया था, गांधी जी ने इस इस मूवमेंट को जो है लीड किया था। कैसे? उन्होंने क्या बोला कि हम लोग नमक बनाएंगे, बिकॉज सॉल्ट बनाने का उस टाइम अधिकार जो है इंडियंस के पास नहीं था। ठीक है। तो गांधी जी ने ये बोला कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है दांडी यात्रा चालू करेंगे। और दांडी यात्रा में 76 लोगों ने गांधी जी का साथ दिया। साबरमती के तट पे वो गए और वहां पे सॉल्ट बना के इस कानून को ब्रेक किया, और इस जो ये आपका मूवमेंट था इसको जो है स्टार्ट किया। बिकॉज सिविल मतलब जनता ने क्या कर डिसोबे किया, बात नहीं मानी। तो जो आपका सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट है वो स्टार्ट हुआ सॉल्ट मार्च से, या फिर सॉल्ट सत्याग्रह, या फिर दांडी मार्च से। और ये स्टार्ट हुआ था 6 अप्रैल 1930 को। ठीक है। गांधी जी खैर पद यात्रा करके पैदल करके गए थे और इस सॉल्ट बना के इस मूवमेंट की स्टार्टिंग किया था। तो गांधी जी ने तो साबरमती से स्टार्ट किया था। अपार्ट फ्रॉम दैट सी गोपालाचारी ने तमिलनाडु में ऐसा ही सिमिलर जो है मूवमेंट किया था। वो आपका तिरुचिरापल्ली से लेके कहाँ पे गए थे, वेदारण्यम गए थे। और सरोजनी नायडू ने इसको जो है इस मूवमेंट को लीड किया था दारासाना गुजरात में। इस मूवमेंट की वजह से, क्योंकि देखिए जनता क्या कर रही थी ना, जनता डिसोबे कर रही थी सरकार का। तो बहुत ज्यादा जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है परेशान हो गए। और सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट है ना, एक नींव रखी थी फ्रीडम स्ट्रगल के लिए। बिकॉज जो है जनता सरकार की बात नहीं मान रही है, अपना सॉल्ट बना रही है, ये सब कर रही है। तो जब जनता जो है बात नहीं मानेगी, और वो भी इतनी शांतिपूर्ण अहिंसा वाले वे में, तो सरकार तो डरेगी। सो दैट इज व्हाई द गवर्नमेंट वाज वेरी वेरी अफ्रेड। ओके, इस मूवमेंट से लेके, और गवर्नमेंट चाहती थी कि ये जो मूवमेंट है इसको सप्रेस किया जाए, इसको दबाया जाए। और आपको बता दिया जाए कि दिस मूवमेंट हैज लेड द फाउंडेशन ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल। एंड इसने कई नई मेथड जो है
इसको यूज कराया। लाइक प्रभात फेरास पैम्पलेट, यहाँ पे लोग अहिंसा को फॉलो कर रहे थे। उसके बाद जो है ये लोग जो पैम्पलेट वगैरह वो है सेंड करते, लोगों को जागरूक करते। ठीक है, तो बेसिकली याद क्या रखना है कि दांडी सत्याग्रह या फिर दांडी मार्च या फिर सॉल्ट सत्याग्रह, सॉल्ट मार्च ने क्या किया, सिविल डिसोबेडियंस मूवमेंट को स्टार्ट किया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जस्ट अ सेकेंड, या just give me a second, what happened to this? And just a second. Yeah, there was some technical issue. हाँ, देखो अब आते हैं गांधी इरविन पैक्ट पे। तो जब से देखो एक मिनट में आपको बात बता दूं, जो सिविल डिसोबेडियंस मूवमेंट है वो कब हुआ था, 1930 को। और आपको पता होगा कि 1930 के बाद से ही फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो स्टार्ट हो गई थी। एक्चुअली जो है ऑल टुगेदर 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी। तो एक बात बताइए, ये लंदन के अंदर इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही है और उस कॉन्फ्रेंस में अगर अगर इंडिया से कोई इम्पोर्टेंट लीडर या फिर कोई इम्पोर्टेंट पार्टी का रिप्रेजेंटेशन ना हो तो कितनी बड़ी बात, कितनी बुरी बात है। सो दैट इज वाई जब फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो गई और उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से किसी ने भी पार्टिसिपेट नहीं किया, तो सरकार को ये लगा कि भाई ये तो गलत बात है, इससे तो मतलब लॉस होगा। सो गांधी जी को क्या किया, जो लॉर्ड इरविन है उन्होंने बोला कि मुझे आपसे बात करनी है, और गांधी जी ने कुछ अपने पॉइंट्स जो हैं वो रखे। किसके साथ, तब गांधी जी ने भी पॉइंट्स रखे और इरविन ने भी अपने पॉइंट्स रखे, और इन दोनों के बीच एक पैक्ट हुआ, काइंड ऑफ समझौता हुआ। और ये जो समझौता था, इसका रिजल्ट था कि गांधी जी तैयार हो गए कि मैं ठीक है सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करूंगा, और मैं साथ के साथ सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट को विड्रॉ कर लेता हूँ। और साथ में गांधी जी ने ये भी बोला कि भाई भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी रोक दो। तो लॉर्ड इरविन इस बात पे नहीं माने। मोस्ट ऑफ द बातें तो लॉर्ड इरविन मान गए थे, पर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी वाली बात पे गांधी जी और ये जो इरविन है वो नहीं माने। तो बेसिकली जो आपका गांधी इरविन पैक्ट है, ये किस कब हुआ था, ये 5 मार्च को हुआ था 1931 के अंदर। मोहनदास करमचंद गांधी जो आईएनसी के मेंबर भी थे और जो भारत का जो मूवमेंट था उसको लीड कर रहे थे, प्लस ब्रिटिश जो वाइसरॉय थे जिनका नाम है लॉर्ड इरविन, इनके बीच हुआ था। इस मूवमेंट की वजह से ही सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट क्या हो गया, गांधी जी ने विड्रॉ कर लिया और ये बोला कि ठीक है हम जाते हैं अब क्या करने, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो कि लंदन में होगा सेकंड वाला, उसमें हम आईएनसी के तरफ से पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट जो है इम्पोर्टेंट यहाँ पे हुआ था। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखो पता है क्या हुआ, सेकेंड राउंड टेबल में गांधी जी गए, और जब वो गए वहां पे तो उनको बड़ा अफसोस हुआ, बिकॉज उन्होंने देखा कि यहाँ तो कुछ और ही बात हो रही है। गांधी जी वॉज डिसअपॉइंटेड। तो सेकेंड राउंड टेबल के अंदर ऑल दो इंडियन नेशनल कांग्रेस से पार्टिसिपेट किया, गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया, बट कोई रिजल्ट एज सच नहीं निकला, वो फ्रूटलेस था। ठीक है, तो फिर उसके बाद क्या, गांधी जी ने दोबारा से सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट को स्टार्ट कर दिया। ओके, अब क्या होता है इसके बाद देखो, जब आपका राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस खत्म हो गया, फर्स्ट हुआ, फिर सेकंड हुआ, फिर थर्ड हुआ, तो इसके बाद कॉमनवेल्थ अवार्ड्स हैं, जो कि वहाँ के उस टाइम पे जो प्राइम मिनिस्टर थे ब्रिटेन के, एमएन मैक्सेसे, उनके मैकडोनल्ड्स, उनके नाम पे अवार्ड है कॉमनवेल्थ अवार्ड्स। उसमें उन्होंने बोला कि हम लोग सेपरेट इलेक्टोरेट्स देंगे, मुस्लिम्स को ही नहीं, मुस्लिम के अलावा सिख को भी देंगे, डिप्रेस क्लास को भी देंगे, ठीक है, जैन्स को भी देंगे, मुस्लिम्स को तो देंगे ही देंगे। तो इस चीज से गांधी जी बड़े ही दुखी थे। क्योंकि गांधी जी नहीं चाहते थे कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स मिले, बट कम्युनल अवार्ड्स तो दे रहा था सेपरेट इलेक्टोरेट्स। तो फिर क्या हुआ, इस बीच जो है फिर गांधी जी और क्या बोलते हैं, बी आर अम्बेडकर के बीच एक पैक्ट हुआ, जिसको कहते हैं पूना पैक्ट। ठीक है, इस पूना पैक्ट, ओके, इस पैक्ट के अंदर क्या होता है
कि महात्मा गांधी और अम्बेडकर, ठीक है, अम्बेडकर जी डिप्रेस्ड क्लास के उसमें मतलब रिप्रेजेंट करते हुए इन दोनों के बीच एक पैक्ट होता है, और ये पैक्ट होता है यरवदा जेल में, जो कि आपका पुणे के अंदर, ये वही यरवदा जेल है जहाँ पे संजय दत्त को अरेस्ट कर करके रखा गया था। मतलब इस जेल में संजय दत्त जो है वो गए थे आर्म्स एक्ट के अंदर। तो पूना पैक्ट होता है 1932 के अंदर 24 सितंबर को, जहाँ पे ये बोला गया था, ये पैक्ट बेसिकली गांधी जी और अंबेडकर के बीच हुआ था, जहाँ पे अंबेडकर जी ने ये मना लिया था गांधी जी को कुछ कुछ पॉइंट्स पे। तो हुआ क्या था देखो, द पूना पैक्ट वाज एन अग्रीमेंट बिटवीन महात्मा गांधी एंड डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ऑन बिहाफ ऑफ डिप्रेस्ड क्लासेस और अपर हिंदू caste leaders on the reservation of electoral seats of for the depressed class in legislature of British India। तो बेसिकली आप देख रहे होगे कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स वगैरह के ऊपर था, ठीक है। इसके बाद हुआ था, इसको साइन किया था अंबेडकर ने डिप्रेस्ड क्लास के बिहाफ पे, एंड मदन मोहन मालवीय ने इसको साइन किया था ऑन बिहाफ ऑफ हिंदूज। गांधी जी ने जो अपना फास्ट था इसको एंड किया था, ठीक है, जेल के अंदर ही। और इसके बाद क्या हुआ था, खैर वो प्रोटेस्ट भी कर रहे थे, जो कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे रैमसे मैकडॉनल्ड्स, उनके जो भी उनका डिसीजन था सेपरेट इलेक्टोरेट्स उन्होंने दिया था डिप्रेस क्लास को लेके, बाकी लोग को दिखा था। तो बाकी का तो वापस हो गया, लाइक जैन वगैरह धर्म के लोग थे, सिख वगैरह का तो सेपरेट इलेक्टोरेट वापस हो गया, मुस्लिम का नहीं हुआ। तो खैर इसको जो है इसमें योगदान था बी आर अम्बेडकर का भी। तो फाइनली ये हुआ कि 148 इलेक्टोरल सीट्स होंगी, एंड ये नियरली लगभग ट्वाइस होंगे जितना कि रिजर्व किया गया था डिप्रेस क्लास के लिए। ये पूना पैक्ट के अंदर आया, ठीक है। एंड इसी में कहीं ना कहीं इसको आप देखोगे कुछ पॉइंट ये मैकडॉनल्ड्स के सेपरेट इलेक्टोरेट से भी लिए गए थे। तो आपको जानने वाली बात है कि पूना पैक्ट किसके बीच हुआ था एंड क्यों हुआ था, किसने किसको रिप्रेजेंट किया था। तो डिप्रेस क्लास को रिप्रेजेंट किया था अम्बेडकर ने, एंड मदन मोहन मालवीय ने जो है हिंदूज को रिप्रेजेंट किया था। अब आते हैं द वेरी इंपॉर्टेंट क्विट इंडिया मूवमेंट। अब देखिए ये हुआ था 1942 के अंदर। क्विट इंडिया मूवमेंट का नाम ही कहता है, क्विट का मतलब कहता है छोड़ो, इंडिया मतलब क्या है, भारत। तो भारत छोड़ो आंदोलन मतलब अब बोला गया कि आपको छोड़ के जाना है, क्विट करना है, एग्जिट करना है, किसको, इंडिया को। तो इस मूवमेंट को भी गांधी जी के लीडरशिप में जो है लॉन्च किया गया था 1942 को 8 अगस्त को, और बोला गया कि ब्रिटिश रूल को आप खत्म करो, इसलिए क्विट इंडिया मूवमेंट को लॉन्च किया गया था। और इस मूवमेंट को जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस की मुंबई सेशन में जो है सपोर्ट मिला था, ठीक है, वहां पे भी इसको लॉन्च किया गया था। गांधी जी ने एक नारा दिया था दैट इज डू और डाई अपनी स्पीच के अंदर, और वो स्पीच था गोलवालिया टैंक मैदान, जिसको आज के टाइम में अगस्त क्रांति मैदान भी कहते हैं। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अरुणा आसिफ अली, जिनको हम लोग ग्रैंड ओल्ड लेडी भी कहते हैं, उन्होंने इस मैदान से क्या किया था, क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान भारत का झंडा फहराया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार मैंने एग्जाम्स में देखा हुआ है। और क्विट इंडिया का जो स्लोगन था इसको दिया था यूसुफ मेहरैली ने, जो कि एक सोशलिस्ट और ट्रेड यूनियनिस्ट थे। इन्होंने साथ के साथ ये वाला स्लोगन सैमन गो बैक, जब सैमन कमीशन का विरोध हो रहा था तब भी ये स्लोगन जो है वो दिया था। एंड ये मेयर भी थे मुंबई के। और बेसिकली बोला ये जाता है कि जो इमीडिएट कॉज था इस मूवमेंट का, उससे क्या हुआ था कि जो क्रिप्स मिशन था वो कोलैप्स हो गया था। क्रिप्स मिशन में जो है भेजा गया था इंडिया में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, तो वो क्या हो गया था इस मूवमेंट की वजह से कोलैप्स हो गया था। तो बड़ा ही स्ट्रॉन्ग मूवमेंट था ये। और क्विट इंडिया मूवमेंट आप देख रहे हो 42 में हुआ, और इसके जस्ट 2 से 3 साल बाद 1947 के अंदर कुछ साल बाद हम लोगों को आज़ादी मिल गई। तो बड़ा ही पॉपुलर मूवमेंट था, और इसने जो है एक बूस्ट दिया इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल को। अब आते हैं कैबिनेट मिशन प्लान। तो देखिए कैबिनेट मिशन प्लान जो है ये आया था 1946 के अंदर, और बेसिकली इसमें 3 लोग थे, ठीक है। ये क्यों आया था, ये मिशन प्लान जो है वो आया था ताकि ये क्या कर सके, इंडिया के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स होंगे, भारत का क्या फ्यूचर होगा, उसके बारे में इसमें जो है कुछ पॉइंट्स दिए हुए थे। इस कैबिनेट मिशन प्लान में 3 मेंबर थे, ठीक है।
पहले का नाम था लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे। दूसरे का नाम था जो कि प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ट्रेड थे, जिनका नाम था सर स्टकवॉर्ड क्रिप्स, जिनके बारे में हम पहले भी देख चुके, क्रिप्स मिशन आया था उनके नाम पे। एंड तीसरे थे एवी अलेक्जेंडर, जो फर्स्ट लॉर्ड थे आपके एडमिरलिटी के। ओके, तो सितंबर 1945 में क्या हुआ, जो नई सरकार ब्रिटेन के अंदर इलेक्ट हुई थी लेबर गवर्नमेंट की, उनका इंटेंशन ये था कि चलो हाँ ठीक है, काम करते हैं, भारत के अंदर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनवाते हैं और वो क्या करेगी, भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको फ्रेम करेगी। इसीलिए 1946 के अंदर क्या हुआ, मार्च में कैबिनेट मिशन को इंडिया में भेजा गया कि जाइए आप देखिए, प्लान करिए क्या है क्या नहीं, कुछ रिकमेंडेशन वगैरह आप दीजिए। तो इस मिशन को क्या करना था, दो मेजर ऑब्स्टिकल थे, उससे डील करना था। बिकॉज इंडिया के अंदर उस टाइम दो मेजर पॉलिटिकल पार्टी बन गई थी, एक थी इंडियन नेशनल कांग्रेस और दूसरी थी मुस्लिम लीग। और पता है क्या, इन दोनों में बहुत ज्यादा फंडामेंटल डिफरेंसेस थे इंडिया को लेके, सॉरी हाँ, इंडिया के फ्यूचर को लेके। एक कहता था कि हमें भाई अपना देश चाहिए, मुस्लिम लीग कहता था कि हमें धर्म के नाम पे अपना रिलीजन वो चाहिए, रीजन। और इंडिया कहता था नहीं, हमें तो यूनाइटेड चाहिए। तो दोनों की विचारधारा अलग थी, दोनों के जो परसेप्शन थे वो अलग थे। इनको मैनेज करना अपने आप में ही बहुत बड़ी चीज थी, क्योंकि जैसे मैं बता चुकी हूँ कि मुस्लिम लीग चाहते कि मुस्लिम मेजोरिटी इलाका उनके पास हो, ठीक है, और इंडिया और आईएनसी और जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी वो चाहते कि नहीं, जो भारत है वो अखंड रहे। तो इन दोनों को मैनेज करना बड़ा ही ट्रिकी था। खैर, कैबिनेट मिशन प्लान भी फाइनली क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। और कैबिनेट मिशन प्लान के रिजेक्ट होने के कुछ साल बाद आता है माउंटबेटन प्लान। तो होता क्या है, जो माउंटबेटन प्लान है उसको भेजा गया था इंडिया में 1947 को ऑन 3 जून, ठीक है। और ये जो थे माउंटबेटन, वो लास्ट वायसरॉय थे इंडिया के। इन्होंने ही इस प्लान को अनाउंस किया, इसलिए इस प्लान का नाम माउंटबेटन प्लान या फिर जून 3 प्लान या फिर डिकी बर्ड प्लान के नाम से भी बुलाया जाता है। एक्चुअली क्या हुआ था कि 1948, जून 1948 से पहले इंडिया को आजाद किया जाएगा, ऐसा बोला था ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ने। तो उसी एवज में उन्होंने इनको भेजा था माउंटबेटन को कि जाइए आप जो है इंडिया में आजादी देकर आइए, तो इंडिया, ठीक है, इंडिया को फ्री करके आइए। तो वही, और आपको बता दीजिए कि इंडिया के आजादी में जो है माउंटबेटन प्लान ने एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। तो जो आपका माउंटबेटन प्लान था, उन्होंने ये बोला कि ठीक है, हम इंडिया को दो नेशन के अंदर डिवाइड कर देंगे। ऑब्वियस सी बात है, एक हिंदू मेजोरिटी वाला, एक मुस्लिम मेजोरिटी वाला, ठीक है, पाकिस्तान और इंडिया। साथ के साथ जो प्रिंसली स्टेट्स है उनको ये बोला कि आप फ्री है, आप चाहे तो इंडिया का पार्ट बनिए, आप चाहे तो पाकिस्तान का पार्ट बनिए, आप चाहे तो फ्री रहिए। और ये बोला गया कि ये जो डिविजन है ये 15 अगस्त 1947 को लागू हो जाएगा। इस प्लान में आप देख रहे हैं कि जो है इंडिया की बात तो खैर कहीं ना कहीं नहीं मानी, पार्टीशन किया, बट पाकिस्तान की बात जो है मान ली। इंडिया की ये बात मानी कि हम आपको जो है सॉवरेनिटी देंगे, मतलब आप इंडिपेंडेंट रहेंगे, और आपको ऑटोनॉमी भी देंगे कि आप अपने देश की सरकार खुद बनाइए, अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद बनाइए। तो कहीं ना कहीं ये जो प्लान था दोनों को सेटिस्फाई करता हुआ दिख रहा था। पाकिस्तान तो बड़ा हैप्पी हुआ बिकॉज उसको जो है अपना एग्जिस्टेंस मिल गया, बट इंडिया में कहीं ना कहीं ये दुख था बिकॉज पार्टीशन हो रहा था इंडिया के दो इंपॉर्टेंट पार्ट था, ठीक है। जैसे कि आपका नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर पाकिस्तान, जो आपका पंजाब था वो वाला पार्ट, और उसके बाद जो बंगाल का पार्ट था वो, वहां पे तो रेफरेंडम भी हुआ था कि लोगों से पूछा जाए कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। खैर, आप जानते होंगे कि सिलहट में रेफरेंडम हुआ था, तो जो सिलहट की जनता थी वो कह रही थी कि हम पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं, तो इसलिए उसको जो पाकिस्तान के पार्ट में रखा गया था। और इसने जो मतलब कि माउंटबेटन प्लान है, इसने दोनों देशों को ही पावर दी कि अपना कॉन्स्टिट्यूशन आप खुद से बनाइए, खुद से सरकार बनाइए और चलाइए। और इस प्लान को, ये जो प्लान था, ये लागू कराया गया था, इम्प्लीमेंट कराया गया था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, ठीक है। और आपको पता होगा कि इसके बाद ही 15 अगस्त 1947 को इंडिया आजाद हो गया, एंड 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आजाद हो गया। खैर, इसके बाद क्या हुआ कि जो ब्रिटिश क्राउन था उसने अपना नाम 1948 जून के अंदर हटा लिया, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द हिस्ट्री ऑफ इंडियन स्ट्रगल एंड इंडियन मूवमेंट, एंड दिस वाज ऑल अबाउट द सीरीज ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। आशा करती हूँ कि आपको ये सीरीज से बहुत कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पता चले होंगे, और आपको ये जो सीरीज है प्लस जो ज्योग्राफी की सीरीज थी, आपके एग्जाम में
बहुत हेल्प करेगी, ऐसा मैं आपको विश करती हूँ। सबको ऑल द बेस्ट फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन एंड टेक केयर एवरीवन, स्टडी हार्ड एंड स्टडी स्मार्ट. On this note, don't forget to subscribe the channel and hit the bell icon. And हाँ, अनअकैडमी के कोर्सेज के बारे में अवेल करना मत भूलिएगा. On this note, सबको बाय बाय कहती हूँ. जय हिंद, जय भारत. And I have uncovered the covered of modern history. Uncovered the covered syllabus of modern history. On this note, सबको all the best. Take care. जय हिंद, जय भारत. Thank you so much.